तो नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत ज्वलनशील है और संवेदनशील है। लद्दाख की मैं बात कर रहा हूं। हाल ही फिलहाल में लद्दाख में एक बड़े हिंसक प्रोटेस्ट में जहां पर कई पब्लिक प्रॉपर्टीज को, बीजेपी के ऑफिस पार्टीज को, सीआरपीएफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और वहां 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो इस चीज को आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, लद्दाख की कल्चरल आइडेंटिटी अलग है। 2019 के जम्मू कश्मीर के 370 हटने से पहले की अगर स्थिति की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बिल्कुल एक में हुआ करते थे। कई बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट किया कि उनकी आइडेंटिटी कल्चर्स अलग है, तो उन्हें एक अलग यूटी बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, लद्दाख के लोगों ने ही डिमांड की थी इस चीज को लेकर के। इसी चीज के चलते 1995 में हिल डेवलपमेंट काउंसिल बना था। इसी चीज को मान करके सरकार ने 2019 में जो बिल लाया उसमें जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा आपका हो गया वैली और दूसरा हिस्सा हो गया आपका लद्दाख। दोनों को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। स्टार्टिंग सितंबर 2025 के आसपास बढ़े थे। उनके 35 दिन का उनका पूरा शेड्यूल था कि वो अमन अनशन ले जाएंगे, लेकिन हुआ यह कि 15 ही दिन में एक ऐसा हिंसक बवाल होता है जिससे कि सरकार एक्शन में आ गई और उसने वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया एनएसए लगा करके। अब कुछ लोगों का कहना है कि वांगचुक को गलत गिरफ्तार किया गया, एनएसए क्यों लगाया गया। तो एक बार आप वांगचुक के उस भाषण को पढ़िए जिसमें उन्होंने साफ साफ नेपाल के जेनजी रिवॉल्यूशन और अरब स्प्रिंग टाइप के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं यूथ के सामने। ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो देखिए, एक तरीके से भाषण देख के ही आपको लग जाएगा कि ये भड़काऊ भाषण है। और उसके बाद जैन जी सोकॉल्ड उसने ये किया। कई लोगों को लगता है कि वो जैन जी वाला मैटर यहां भी कर देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। नेपाल एक छोटा स्टेट है, श्रीलंका छोटा है, बांग्लादेश छोटा है, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। यहाँ यूनियन और स्टेट दोनों स्तर पर सरकारें चलती हैं, क्योंकि एक तरीका है, एक सिस्टम है जो सोनम वांगचुक ने फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाए। ऐसे पहली बार नहीं है कि सोनम वांगचुक अभी बैठे हैं। सोनम वांगचुक को 2023 में, 2024 में भी एक बार इसी मांग को लेकर के, 6 शेड्यूल को लेकर के बैठ चुके हैं। बार बार उनकी मांग टाली गई। अब इस चीज को भी लोग लेकर कंसर्न बनाते हैं कि उनकी मांग वो बार बार टाले जा रहे हैं। तो इसके पीछे सरकार का भी एक पक्ष। दरअसल 6 शेड्यूल की मांग क्यों है? मांग इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्राइबल्स को उनके अधिकार ज्यादा मिले, प्रोटेक्शन मिले, बाहरी लोग यहां पर ना आ पाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है। बिल्कुल, और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है। और इस चीज को लेकर के सरकार ने क्या कहा है, ये सुनिए। सरकार ने कहा है कि हमने लेह एपेक्स बॉडी बनाई है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत जारी है। अगर कोई चीज मैनिफेस्टो में होती है, राम मंदिर मैनिफेस्टो में था, आपका 370 मैनिफेस्टो में था, क्या वो तुरंत हो गया? नहीं, उसके लिए एक समय लगता है। आप जब तक मौका, स्थिति, सिचुएशन सही नहीं देखेंगे तब तक आप ऐसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? 2019 में एक आपकी मांग पूरी की गई, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उसके बाद 2020 में तुरंत कोविड लगता है। उसके बाद तुरंत गलवान वैली का इंसिडेंट होता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए सरकार फोर्स करती है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, ये हवा में नहीं होगा। आप एक बार सिंजियांग प्रांत जो चाइना का है, लद्दाख से सटा हुआ, या तिब्बत का इलाका जो लद्दाख से सटा हुआ है, उसमें जाकर के डेवलपमेंट देखिए किस स्तर का चाइना ने डेवलपमेंट कर रखा है। वहां पर हेलीपैड्स हैं, वहां पर लगातार जाने के लिए क्लियर रोड्स हैं, वहां पर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है चाइना ने। वहां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। और वही जमीन बस केवल बॉर्डर के इस तरफ नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। तो एक बात मुझे आप बताइए, जब आप इंफ्रा बनने नहीं देंगे, रोड्स बनने नहीं देंगे, और चाइना की आर्मी वहां से चढ़ेगी, तो सेना का मूवमेंट कैसे होगा? आर्मी का मूवमेंट कैसे होगा? दूसरी बात, 45% आरक्षण को लेकर के बिल्कुल बातचीत चल रही है। 1/3 वुमेन्स को भी आरक्षण दिए जाने की बात हो रही है। और दूसरा, अभी हाल ही में उन्होंने 1800 जो है वो नौकरियां निकाली हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों की भर्ती होगी। आपको क्या लगता है, ये जो आपकी अथॉरिटी है जो चलाती है इस यूनियन टेरिटरी को, उसमें बाहरी लोग हैं, उसमें लोकल लोग हैं? तो सरकार का एक बार पक्ष सुना जाना चाहिए। ये एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तुरंत ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। लेकिन इस बीच में होता क्या है कि 24 सितंबर को बवाल हो जाता है। बीजेपी ऑफिस में, सीआरपीएफ की गाड़ी में, अन्य सुरक्षा संसाधन है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन करना, पहाड़ों पर आर्मी के मूवमेंट कराना कितना कठिन है, ये आप समझिए कि लद्दाख में इस तरह की रोड आजादी के कितने सालों बाद बन रही हैं, और वो पहले ही क्यों जरूरी थी? आप ये नहीं समझते कि हर समय किसी न किसी बॉर्डर के इलाके में अनरेस्ट होती है। चाइना और पाकिस्तान का मेन टारगेट क्या है? ये इतनी बड़ी कंट्री को एक साथ उलझा नहीं सकते। तो ये करते क्या है? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, असम में, मणिपुर में, लद्दाख में, ये किसी न किसी तरीके से अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं। आप इस चीज को नहीं, कई जो ऐसे लोग हैं जो सतही नॉलेज रखते हैं, जो सिर्फ सरफेस के ऊपर ऊपर देखते हैं, उनको ये चीज नहीं समझ में आती कि अनस्टेबिलिटी किसी भी बॉर्डर इलाके में भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। उसके ऊपर से ऐसे ऐसे वांगचुक के बयान आते हैं। आप इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम जाने का रास्ता दे देंगे। अरे ऐसे कैसे? मतलब किस बॉर्डर के इलाके में प्रॉब्लम नहीं है? राजस्थान के इलाके कई सालों से पानी से जूझते रहे हैं। असम के इलाकों ने कई बार अपनी इग्नोरेंस देखी है। मणिपुर में पहली बार, मिजोरम आइजोल में पहली बार ट्रेन चली है। जम्मू कश्मीर में अब तक कितनी चीजें हो चुकी थी। लेकिन क्या वहां के लोग कह देंगे कि हम दुश्मन को जाने का रास्ता दे देंगे? दैट्स नॉट टॉलरेबल। ये गलत है। आप बहुत बड़े एजुकेशन विद हैं, आपको अपनी बात सोच समझ कर कहनी चाहिए। परेशानी हर देश, हर स्टेट के साथ है, लेकिन
जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं वो जेन्युइन है। सरकार ये भी कह रही है कि बातचीत चल रही है। अगर एपेक्स बॉडी नहीं होती, अगर ये आकर के कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कह दे कि नहीं बातचीत नहीं चल रही है, तो हम सरकार के पक्ष को गलत बता देंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हाँ बातचीत जारी है।